अच्छा फिजिक्स पढ़ेगा एक हफ्ते हैं? आज से ही? आज से ही केमिस्ट्री चालू दोबारा से? वैभव चौधरी तो ये बैठा। तूने आईडी दे रखी है? इसकी ऐसी की तैसी। बड़े तेज बन रहे हो भाई तुम। भी तेजपंती दिखाना अपने घर में। गलत बात है। अच्छा जी। आउट। ऐसे नहीं। कल को तुम अपनी जगह डमी बिठा दोगे हैं, और मैं पागलों की तरह देखता रहूंगा तुम्हें। ना। अब मुझे क्या पता ये विमान है? क्यों, मैं गलत तो नहीं कर रहा मैं? मुझे क्या पता कोई जहाज ही बैठा हो इसमें है, कर दे सारा मामला खराब। हम्म। अच्छा। तो दोबारा ज्वाइन करना एक बार। कहाँ थे लॉ ऑफ मास एक्शन पे? तो बताया था कुछ इसके बारे में? नहीं, कुछ नहीं बताया था। चलो, कुछ नहीं बताया था। चलो आज बता देंगे। कल नीट का पेपर हो गया, कैसा आया था पेपर? है? फिजिक्स टफ थी और केमिस्ट्री आसान थी है? केमिस्ट्री ठीक थी। देखो मुझे सॉल्व करने में 1 घंटा लगा पूरा पेपर, पूरा 1 घंटा। मेरा स्पाइरल रखा मैंने, सुबह 1 घंटे में ही सॉल्व करा है पूरे। ना 1 मिनट कम ना 1 मिनट ज़्यादा। 1 घंटे में अगर सॉल्व करेंगे तो ओएमआर भी भरनी है, 10 मिनट उसके लिए भी चाहिए। 1 घंटा तो मेरा टाइम है ना, जब मुझे सब कुछ आता है। सब कुछ मतलब कि क्वेश्चन डायरेक्ट ना देके लेंदी थे, लेंदी के साथ साथ ऐसा कह सकते हो मॉडरेट टू डिफिकल्ट। जेई वाले सेगमेंट में चला गया थोड़ा सा पेपर, जिसकी बच्चे उम्मीद भी नहीं करते हैं। और इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री का क्वेश्चन क्या आया था, दिखा देता हूँ इसलिए मानते नहीं हो ना तुम। क्वेश्चन आया था Fe+3 प्लस 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 एक इलेक्ट्रॉन से Fe+2, इसके लिए E0 पूछा हुआ। क्वेश्चन ने एक इक्वेशन दी लिख के, Fe+3 प्लस एक इलेक्ट्रॉन से, एक नहीं प्लस 3 इलेक्ट्रॉन, और यहां से क्वेश्चन ने बनाया Fe+2, और दूसरा जो रिएक्शन दिया Fe+2 प्लस 2 इलेक्ट्रॉन, इससे बना दिया Fe। इससे क्या बना दिया? Fe बना दिया था। तो क्वेश्चन था कि इसके लिए E0 गिवन था, इस वाली इक्वेशन के लिए, ठीक है, इसके लिए भी E0 गिवन था, और ये आपको बनानी थी इक्वेशन। ये क्वेश्चन आया पेपर में, तो साथ में कर लोगे तुम इसको? है? हंस रहे हो यार? है देखो, मान लो इसका पोटेंशियल x दे दिया, इसका क्या दे दिया बेटा? y क्या दे दिया? तो बताओ उसका पोटेंशियल कितना होगा? उससे ही होगा। बाकी x-y भी लगा सकते हो, तुम्हारी मर्जी है, वो भी आंसर था। ठीक है, इसके लिए पहले डेल्टा G1, इसके लिए क्या आएगा? डेल्टा G2, और डेल्टा G1 माइनस डेल्टा G2, ये इसके इक्वल बन जाएगा, और वो इसका आंसर था। सिंपल जिसे कहते हैं। एक क्वेश्चन तो इलेक्ट्रो का ये आया था। सॉल्यूशंस में से राउल्ट्स लॉ के ऊपर क्वेश्चन आए थे, 2 क्वेश्चन थे स्टेटमेंट बेस्ड, और दोनों ही आइडियल सोल्यूशन से क्वेश्चन आए थे, दोनों ही आसान थे, करने लायक थे। इसके अलावा जो परेशानी हुई करने में, 16 क्वेश्चन थे फिजिकल केमिस्ट्री में टोटल, और 16 में से लेंदी जाता हो गए, मतलब कैलकुलेशन। अब मान लो क्यूब रूट ऑफ 3.5 अगर निकालने बैठ जाए तो मैथमेटिक्स वाला ही परेशान हो जाएगा। नहीं समझे भाई? ये बन रहा है नीचे क्यूब रूट ऑफ 3.5, तो बायो वाले तो बेचारे वैसे ही मारे मारे घूमते हैं कैलकुलेशन के। ऐसी कैलकुलेशन आएगी तो ये कहाँ हाथ लगा रहे हैं। तो क्वेश्चन था KSP का, सॉलिबिलिटी प्रोडक्ट का क्वेश्चन करा था, कॉपर हाइड्रोक्साइड का इलेक्ट्रो में। तो उसके 3 कंपाउंड थे, उनके KSP को सॉलिबिलिटी में अरेंज करना था उनकी इंक्रीजिंग ऑर्डर में। मतलब ओवरऑल अगर पेपर देखा जाए नीट वालों के हिसाब से,
तो ये थोड़ा सा क्या, पिछले 20 साल में ऐसा पेपर नहीं आया केमिस्ट्री का, ऐसा पेपर था, लगा लो। पिछले 20 साल का कह रहा हूँ आपको, आसपास नहीं, 20 साल में केमिस्ट्री का ऐसा पेपर नहीं है। उसका रीजन बताऊंगा कि अगर पैटर्न को फॉलो करते हैं, पेपर 1 घंटे में हो ही नहीं सकता किसी बच्चे से। 1 घंटे में कोई भी बच्चा इस पेपर में 45 क्वेश्चन नहीं कर पाएगा किसी भी हाल में। जो 16 क्वेश्चन फिजिकल केमिस्ट्री के हैं उन्हें करने में ही ले जाएगा कम से कम शुरू के 25 से 30 मिनट, आधा घंटा ले जाएगा आराम से उसमें। बचा आधा घंटा, उसमें 29 सवाल वो कर ही नहीं सकता किसी हाल में। तो कहाँ से केमिस्ट्री हिल पाएगी। और ऑर्गेनिक की बताऊं, ऑर्गेनिक का एक क्वेश्चन डायरेक्ट नहीं, एक भी जिसे कहते हैं, कोई भी रिएक्शन आ रही है ना तो उस रिएक्शन के 4 स्टेटमेंट लिख के दिए हुए, उन चारों में से सेलेक्ट कर लो कौन सा वाला सही है कौन सा गलत है। पहले रिएक्शन बनेगी, बनने के बाद उसके अकॉर्डिंग स्टेटमेंट लिखे हुए हैं, उन स्टेटमेंट में से चूज करना था। हाँ, बहुत लिख दिया सही। मतलब मैं तो एक, देखो बहुत छोटा एक्सपीरियंस है मेरा तो 12 साल का, मैं बता रहा हूँ पिछले PYQs को देख के 20 साल में ऐसा क्वेश्चन नहीं है नीट के अंदर। और मजेदार बात बताऊं, देखो जिसने रेगुलर पढ़ा था ना मेरे पास 12th, उसके मजे आ गए। एक बच्चा 39 क्वेश्चन करके आया और सही भी है उसके। काइनेटिक्स का एक क्वेश्चन ऐसा आया, जीरो ऑर्डर का फॉर्मूला सब पढ़ाते हैं, एक क्वेश्चन है वो मैंने कराया था लास्ट ईयर, यही 2023 का क्वेश्चन, वो छपा का छपा आ गया ऐसे का ऐसे ही। नीट वाले नहीं करते उस क्वेश्चन को, क्यों नहीं करते, उनके में ग्राफ आता है ज्यादातर जीरो ऑर्डर से, जेई में न्यूमेरिकल आता है। तो उस क्वेश्चन में बस था क्या, नॉर्मल जो फॉर्मूला होता है उस फॉर्मूले में थोड़ा सा चेंज करना था और नीचे टी की जगह बस 2T होना था, लगा लो। इतना सा खेल था, उतना भी नहीं कर पाए बच्चे। और इसीलिए कहते हैं कि सवाल से पहले ना जो कंसेप्ट्स हैं उनको स्ट्रॉन्ग कर लो आप, क्योंकि अगर आपके कंसेप्ट स्ट्रॉन्ग होंगे तो कल को क्वेश्चन अगर बहुत अच्छा भी आएगा ना, हो सकता है करने में टाइम लग जाए लेकिन आप क्वेश्चन कर लोगे एनी हाउ, जिसे कहते हैं। और इसकी तो दूर दूर तक उम्मीद नहीं थी नीट में, क्योंकि जेई का है, जेई में आता ही आता है, जबकि एनसीईआरटी में इस तरह का पैटर्न दिया नहीं है। तो बच्चे नीट वाले ज्यादातर यही करिए, इसमें एक्स माइनस क्या वाई दोनों को माइनस कर दो, ये बन जाएगा। जबकि लिखवाया हुआ कि ई नॉट एडिटिव नहीं होता, डेल्टा जी होता है एडिटिव, क्योंकि ये कैसी प्रॉपर्टी है आपकी इंटेंसिव, वो एक्सटेंसिव होता है डेल्टा जी। तो पढ़ सकते हो आप अच्छे से, आपके पास भी मौका है पूरी साल, और विश्वास मानना ड्रॉप तक पहुंचोगे ही नहीं, मैं सही बता रहा हूँ आपको, आपकी चॉइस रहेगी उसमें। अगर आपको ये होगा कि हाँ मुझे पेपर क्वालिफाई करना बहुत ज़्यादा आसान है, विश्वास मानो आप। रैंक निकालना बहुत, रैंक सिलेक्शन कराती है कॉलेज के लिए, क्वालिफाई करना बहुत आसान है पेपर। भाई पासिंग मार्क्स 100 में से अगर देखा जाए कितने पे होता है इंडिया में, 33 पे। तो वही बात है, आप मान लो जेई अगर कोई देता है और 300 में से कह दिया क्वालिफाई करना है, तो क्वालिफाई मतलब 78, 80, 90 वट जो भी मार्क्स आपके रखे जाते हैं। क्वालिफाई करना ईजी है, रैंक निकालना मुश्किल है। रैंक से कॉलेज डिसाइड होता है, तो क्वालिफाई भी करते हो तो अपने आप में एक अच्छी अचीवमेंट होती है मेरे हिसाब से, तो रेगुलर पढ़ाई से भी, और 100% हो सकता है, कोई बुराई नहीं है। क्योंकि मैं ड्रॉपर में जो पढ़ाता हूँ, मैं आपको क्लियर बताऊँ, मैं यही सब पढ़ाता हूँ, बस क्वेश्चन अलग होते हैं। क्वेश्चन कौन से होते हैं, क्वेश्चन एडवांस के ज़्यादा कराता हूँ उसमें। इसमें मेंस नीट एक आध सवाल एडवांस का उठा लिया, ज़्यादा नहीं उठा सकते, टाइम बाउंडेशन होती है क्योंकि, लेकिन जो आपकी कॉपी के अंदर है वो कम से कम बता रहा हूँ 80 to 90% पेपर कवर कर लेगा बहुत आराम से। बहुत होता है इतना, और मैं तो कह के चल रहा हूँ आपसे। बस कल वाले क्वेश्चन पेपर में इतना डिफरेंस है कि पढ़ाया तो है वही है, सब कुछ पढ़ाया हुआ, लेकिन क्वेश्चन का जो पूछने का तरीका है ना, वो तरीका थोड़ा सा अलग है। मतलब बच्चे को अटपटा, मतलब बड़ा अजीब सा लग रहा है पढ़ के। मैंने जब पहली बार मैं देखा ना क्वेश्चंस को, तो मुझे लगा, मैंने कहा यार बच्चे क्वेश्चन को पढ़ने में इंटरेस्ट नहीं लेंगे। कारण एक नोड का क्वेश्चन आया था स्ट्रक्चर ऑफ एटम से, 4 ग्राफ दिए हैं, तो ओरिजिन तो एक ही होता है ग्राफ में, उन्होंने क्या काम कर रखा है, एक लाइन और खींच के नीचे वहां और 0 लिख दिया, लो ढूंढो आराम से। मतलब बच्चा इंटरेस्ट ही नहीं दिखाएगा क्वेश्चन पढ़ने में, ऐसा क्वेश्चन बनाया। और इतना बड़ा क्वेश्चन, थर्मोडायनेमिक्स की एक इक्वेशन पढ़ाई थी अभी इसमें इलेक्ट्रो में, डेल्टा जी इक्वल टू क्या होता है, डेल्टा एच माइनस, पता नहीं इतना बड़ा पैराग्राफ सा लिख दिया। एक प्रोटीन है उसका डीनेचुरेशन करा दिया, एम से एन बन गया, ये हो गया वो हो गया, फलाना ढिमकाना, इक्विलिब्रियम आ गया, और इक्विलिब्रियम आते ही आपको पता है डेल्टा जी की वैल्यू क्या हो जाती है जी, पढ़ा हुआ है सुनो। क्वेश्चन ने एंथैल्पी चेंज दिया, डेल्टा एस भी दिया, डेल्टा एच इक्वल टू क्या बन जाएगा, टी डेल्टा एस। तो टी इक्वल टू, सॉरी यहां से क्वेश्चन ने पूछा था एंट्रोपी चेंज, तो डेल्टा एस इक्वल टू क्या हो जाएगा, डेल्टा एच अपॉन टी।
क्वेश्चन ने टेम्परेचर दिया था 60 डिग्री सेल्सियस, तो टेम्परेचर 60 डिग्री सेल्सियस का मतलब ये हो गया कितना, 333 केल्विन। और क्वेश्चन ने जो एंथैल्पी दी हुई है आपको डेल्टा एच, वो दी हुई है 666, तो कितना हो गया 666 डिवाइडेड बाय 333। देखना कितना सा आंसर है। अब सुनना ध्यान से, इस क्वेश्चन की लैंग्वेज इतनी बड़ी है, इतना बड़ा क्वेश्चन, और आंसर देख लो कितना सा। बच्चा पढ़ के उसे दम तोड़ देगा, मतलब इंटरेस्ट नहीं दिखाएगा बिल्कुल भी, इसे कहते हैं। आने को बड़ा सिंपल तरीके से भी आ सकता था, लेकिन पूछने का जो तरीका रहा वो बड़ा बढ़िया। मतलब अगर देखा जाए एक अकॉर्डिंग मी कि भाई पूछने का तरीका चेंज करा तो कहीं ना कहीं स्टैंडर्ड बढ़ा है पेपर का। लेकिन टाइम बाउंडेशन के हिसाब से अगर देखोगे तो ना, फिर नहीं, क्योंकि अगर 1 घंटे में 45 सवाल करने हैं तो फिर मेरे हिसाब से तो बिल्कुल बिल्कुल गलत है इस तरह के क्वेश्चन इतने लेंथी उसमें लेके जाना। बाकी प्रिपेयर करो बढ़िया तरीके से। अब जब इसमें ऐसा हो सकता है तो कहीं पे कुछ भी हो सकता है, फिर तो कोई बड़ी बात ही नहीं है। अभी पता है आपको यूपीएससी का जो रिजल्ट आया था, पेपर हुआ था, तो उसमें जितने भी कोचिंग सेंटर्स हैं ना इंडिया के, सब जैसे कहते हैं कि हमने पढ़ाया, हमारे में से आया, एक सवाल नहीं आया किसी के रजिस्टर में से, सिंगल 1 क्वेश्चन। आप अंदाजा लगा लो कि अगर कोई भी एजेंसी अपने पे आ जाए ना, देखो चैलेंज ही तो हुआ पेपर लीक होने का, मतलब चैलेंज ये हुआ कि आपने चैलेंज कर दिया एनटीए को। अब एनटीए छोटी मोटी चीज तो है नहीं, पावर में है, तो चैलेंज करने का मतलब है उसने भी पूरा भाई साहब बढ़िया बदला लिया है वास्तव में। और जिस दिन ऐसा हो गया ना कि जो पढ़ा रहे हैं और वो दिखना गायब हो गया, क्वालिफाई कितना पेपर क्वालिफाई होगा हम भी बता देंगे, देख लेना आप। वैसे ही 10% होता है, 10 में ये देख लेना 4-5% ही बचेगा आने वाले टाइम में, ऐसे पेपर आने लग जाएगा, बहुत मुश्किल हो जाता है। तो पढ़ाई करो अच्छे से, बाकी आपको दिक्कत नहीं आएगी। आपको दिक्कत इसलिए नहीं आएगी क्योंकि आप 1 साल या 2 साल जो भी लगातार पढ़ रहे हो, ये सब आता है पेपर के अंदर, और आपके पास इतना अच्छा मौका होता है कि ये आप रिवाइज कर सकते हो साथ के साथ में। ड्रॉपर्स में आने के बाद वो सिलेबस 2 साल का नहीं होता, वो 2.5 साल का हो जाता है। 2.5 साल का कैसे पता है ना, खाली 11th और 12th नहीं होती, कवर ही नहीं कर सकता बच्चा 10 महीने में, बताओ कैसे करेगा। हम तो कराते रहते हैं धुआंधाड़ धुआंधाड़ धुआंधाड़। यहाँ मूल कंसेप्ट पढ़ाएंगे 1.5 महीने में 11th वालों को, उन्हें पढ़ा देंगे मात्र 6 क्लास में। सोच के देखो आप स्पीड, मुंह देखते हैं बच्चे ऐसे बैठ के, कर गया रहा टीचर, और ना हिम्मत पड़ती उनकी पूछने की कि पूछ लें। क्यों? उसका रीज़न है कि इंसल्टिंग लगता हूँ ना, कि बताओ मेरे पे इतनी सी चीज़ नहीं आती, तो मैं तो देखता रहता हूँ ना, तो मैं पूछता रहता हूँ, समझ में आ रहा है कि नहीं सर, तो भाई पूछ ले। तो साइड वाले को देखता है, उसकी कॉपी में छापते रहते हैं बैठ के, ऐसे हाल होता है। तो आपके पास मौका है, आप पढ़ सकते हो, बहुत अच्छे से प्रिपेयर कर सकते हो, और मैं विश्वास दिला रहा हूँ आपको कि थोड़ी सी मेहनत में बहुत अच्छा आउटकम आ सकता है, बहुत अच्छा वाला। ड्रॉप की नौबत ही नहीं आएगी। आपके रजिस्टर्स बहुत अच्छे बने हुए हैं और इस लायक हैं कि आप अगर पढ़ के जाते हो। मैं पता लास्ट में जब चैप्टर खत्म होने को आता है ना, मैं लास्ट में मैं भी हाथ पैर बहुत मारता हूँ, मैं ढूंढता हूँ कि कहाँ से क्वेश्चन बने हुए हैं, कहाँ से आ सकता है। तो जैसे अभी इसमें इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री में कराया था ना लास्ट में, वो टॉपिक किसी बुक में नहीं मिलेंगे आपको, और उन पर क्वेश्चन आया हुआ जेईई एडवांस में बने हुए हैं लगातार, तो मैंने करा दिया जब भी आपको। तो कर लो कोशिश, बढ़िया रहेगा। और कभी भी बड़ा क्वेश्चन देख के ये मत सोचना कि हाँ आपसे नहीं होगा। ये छोड़ा है बहुत बच्चों ने क्वेश्चन, मेरे यहाँ से तो छोड़ गए हैं इसको, और मुझे इतना इरिटेटिंग लगा जो कह रहे हैं ना छोड़ दिया हमने, मुझे बड़ा अजीब लगा। इसमें करना कुछ नहीं, देखना डिवाइड करना खाली, इतने बड़े क्वेश्चन पे पैराग्राफ लिखा हुआ पूरा इसके ऊपर। देखो काइनेटिक्स में आज कल और परसों की जो क्लास है, ये मान के चलना कि पूरा 100% क्वेश्चन आपको मिल जाएगा स्कूल एग्जाम का, और 1 सवाल जेईई का ले जाओगे बहुत आराम से आप। लास्ट जो आपने हेडिंग मार्क करी हुई है शायद, कौन सी, लॉ ऑफ मास एक्शन मार्क करी है। और मैंने ये भी बोला था कि भाई ये क्लास 11th में आपका प्रेजेंट है, शायद बोला था 11th में। कैसे कि मान लो जैसे आपके पास कोई केमिकल रिएक्शन है, ए प्लस बी से आपका बना सी प्लस डी, बोलो हाँ है ना। ये इधर वाला पार्ट तो आपका क्या माना जाएगा, रिएक्टेंट। क्या माना जाएगा वाला पार्ट बेटा आपका रिएक्टेंट, और ये जो सी प्लस डी है ये आपका क्या माना जाएगा, प्रोडक्ट। क्या माना जाएगा? अब मैंने ये बताया था कि टाइम के रेस्पेक्ट में जो रिएक्टेंट है ये तो आपका क्या होता है बेटा, डिक्रीज। क्या होता है? और टाइम के रेस्पेक्ट में जो प्रोडक्ट है ये आपका क्या होता है, इंक्रीज। क्या होता है?
इंक्रीज होता है यस और नो। तो टाइम जैसे जैसे पास होता रहेगा रिएक्टेंट कंज्यूम होता रहेगा, और रिएक्टेंट कंज्यूम होता रहेगा तो रेट ऑफ रिएक्शन बढ़ता रहेगा, रेट ऑफ रिएक्शन बढ़ता रहेगा। लेकिन हम यहां पे फिलहाल के लिए पढ़ रहे हैं कि रेट ऑफ रिएक्शन बढ़ेगा। अगर एक रिएक्टेंट्स की कंसेंट्रेशन बढ़ा दी जाए तो रेट ऑफ रिएक्शन भी बढ़ेगा यस और नो। तो लॉ ऑफ मास एक्शन यही कहता है कि किसी भी केमिकल रिएक्शन का जो रेट है, रेट ऑफ केमिकल रिएक्शन, ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है बेटा किसके, कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट्स। किसके बेटा, कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट्स। मतलब R इज प्रोपोर्शनल टू, रिएक्टेंट आपके पास A, दूसरा क्या आपके पास में B, तो R प्रोपोर्शनल टू कंसंट्रेशन ऑफ A, कंसंट्रेशन ऑफ B, और ये बन जाएगा R इक्वल टू K, कांस्टेंट आ गया, कंसंट्रेशन ऑफ A, कंसंट्रेशन ऑफ B, K की अगर बात करोगे तो ये होता है आपका रेट कांस्टेंट। क्या होता है बेटा, ये रेट कांस्टेंट, या इसी का दूसरा नाम है स्पेसिफिक रिएक्शन रेट। क्या नाम है इसका, स्पेसिफिक रिएक्शन रेट। तो ये इक्विलिब्रियम में आपने पढ़ा होगा मेरे हिसाब से, जहां तक है, जब आपने पढ़ा होगा ना रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन, रेट ऑफ बैकवर्ड रिएक्शन, तो वहां पे यही वाली टर्म्स आपने लिखी होंगी। ठीक, अब यहां कहानी पता क्या आती है कि के की अगर बात करें, पहले के को डिफाइन कर ले, तो के को अगर डिफाइन करें, के कैसे डिफाइन होगा कि अगर कंसंट्रेशन ऑफ ए इक्वल टू कंसंट्रेशन ऑफ बी विच इज ऑल्सो इक्वल टू 1, विच इज ऑल्सो इक्वल टू 1, मतलब जितने भी रिएक्टेंट्स आपके प्रेजेंट है, अगर इन सब की कंसंट्रेशन आप यूनिटी मान लेते हो, क्या मान लेते हो बेटा, यूनिटी। यूनिटी मतलब 1 मान लिया, तो 1 मानने पे ये जो रेट ऑफ रिएक्शन है किसके इक्वल आएगा, के। किसके इक्वल आएगा, तो R इक्वल टू के आ गया। कब, तो कंडीशन है इसमें कि रेट कांस्टेंट जो होगा आपका, जो आपका रेट कांस्टेंट होगा, ये किसके इक्वल होगा, ये इक्वल होगा बेटा किसके, रेट ऑफ रिएक्शन के। किसके इक्वल होगा, रेट ऑफ रिएक्शन के। लेकिन उसमें कंडीशन है कि सर जब जितने भी कंसंट्रेशन रिएक्टेंट्स के होंगे उन सबकी वैल्यू बेटा क्या होगी, 1। क्या होगी, नहीं आया समझ में, बोलो हाँ है ना। अब इसके ऊपर क्वेश्चन क्या बनते हैं कि डिफाइन के, ये क्वेश्चन भी पूछा हुआ है आपका सीबीएसई एग्जामिनेशन में। हाँ, कैरेक्टरिस्टिक्स पे क्वेश्चन आते हैं कि सर डिफरेंट रिएक्शन अगर होगी तो उसका के भी डिफरेंट होगा, यस और नो। उसके साथ साथ के जो कांस्टेंट है ये कंसंट्रेशन पे कभी डिपेंड नहीं करता, कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट पे डिपेंड नहीं करेगा। जितना ज्यादा के होगा उतना ही ज्यादा क्या होगा, रेट ऑफ रिएक्शन। खाली एक ही फैक्टर पे डिपेंड करता है जिसका नाम है टेम्परेचर। क्या नाम है, टेम्परेचर पे ही डिपेंड करेगा, बाकी कहीं पे डिपेंड नहीं करता, इस बात को ध्यान रखना। तो कैरेक्टरिस्टिक्स के ऊपर इसके स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन बहुत बनते हैं कि के किस पे डिपेंड करता है, टेम्परेचर पे, कंसंट्रेशन पे डिपेंड नहीं करेगा। डिफरेंट रिएक्शन डिफरेंट के होगा, और जितना ज्यादा के होगा उतना ही ज्यादा क्या होगा आपका रेट ऑफ रिएक्शन। या ऐसा भी कह सकते हैं हायर द वैल्यू ऑफ के हायर इज द रेट ऑफ रिएक्शन। के की वैल्यू अगर दे दी जाए, 4 रिएक्शन दे दिया आपको, चारों में के का डेटा गिवन, और कह दिया जाए कि किसका रेट ऑफ रिएक्शन सबसे कम, किसका रेट ऑफ रिएक्शन सबसे ज्यादा, तो उसमें वो देखेंगे जिसका के ज्यादा होगा उसका रेट ऑफ रिएक्शन भी क्या रहेगा, ज्यादा रहेगा। नहीं आया समझ में, ये था लॉ ऑफ मास एक्शन। लेकिन इसमें क्या है कि हमें यहीं से एक टर्म निकालना है जिसका नाम है रेट लॉ। क्या नाम है इसका, रेट लॉ हमें पढ़ना है। तो रेट लॉ और लॉ ऑफ मास एक्शन में क्या डिफरेंस है वो बता देता हूं। जैसे मान के चलो आपको ये इक्वेशन कुछ ऐसे दे दी जाए कि सर ए कैपिटल ए प्लस बी कैपिटल बी गिव्स आउट सी कैपिटल सी और डी कैपिटल डी। इसके लिए अगर रेट डिफाइन करना है तो आप क्या लिखेंगे, आर इक्वल टू के कंसंट्रेशन ऑफ ए कंसंट्रेशन ऑफ बी, और पढ़ा ये होगा कि सर जो कॉफिशिएंट होता है वो पावर में जाता है। कहां पे जाता है वो, पावर में, मतलब ए की पावर ए और बी की पावर बी। बोलो हाँ या ना, ऐसे पढ़ा था जब इक्विलिब्रियम पढ़ते थे कि कंसंट्रेशन के ऊपर उसका कॉफिशिएंट चला जाएगा। ठीक, अब कहानी क्या है कि अगर आप रेट लॉ डिफाइन कर रहे हो, क्या डिफाइन कर रहे हो, रेट लॉ। तो रेट लॉ बेसिकली वो एक्सपेरिमेंटल डेटा है। कैसा डेटा है, एक्सपेरिमेंटल। अब एक्सपेरिमेंटल डेटा के अकॉर्डिंग अगर देखा जाए कि ये कॉफिशिएंट आ भी सकता है और यहां पे नहीं भी। मतलब मैंने जब आपको लास्ट क्लास में फैक्टर्स अफेक्टिंग द रेट ऑफ रिएक्शन पढ़ाया होगा तो उसमें शायद लिखवाया था कि कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट, तो मैंने ये बोला थियोरेटिकली हम ये लिख लेते हैं कि रेट ऑफ रिएक्शन डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट। थियोरेटिकली ऐसा मान लेते हैं, लेकिन प्रैक्टिकली ऐसा नहीं होता। उसका रीजन कि ये जो डेटा ये एक्सपेरिमेंटल है। कैसा डेटा है, मतलब रेट ऑफ रिएक्शन हो सकता है ए पे डिपेंड कर रहा हो सकता है रेट ऑफ रिएक्शन बी पे डिपेंड ना कर रहा हो। बात समझ में आ रही है। और यह भी हो सकता है कि ए की पावर 1 की जगह ए की पावर 2 पे डिपेंड कर रहा हो, मतलब ए का स्क्वायर और आर एज इट इज रहा हो। तो कहने का मतलब है कि एक्सपेरिमेंटल डेटा, तो एक्सपेरिमेंटल डेटा होने की वजह से अगर आप किसी भी इक्वेशन के लिए रेट लॉ लिखते हैं तो रेट लॉ लिखते टाइम एक चीज ध्यान रखनी है कि जो कॉफिशिएंट्स है बेटा ये कभी नहीं लिखने होते हैं आपको। फॉर एग्जांपल कि यहां ए दिया हुआ है तो यहां ए लिख दिया, यहां बी दिया हुआ है तो यहां बी लिख दिया, वो इक्विलिब्रियम तक लिमिट थी। काइनेटिक्स के अंदर बस एक चीज ध्यान रखनी है कि रेट जो निकलता है ये कैसे निकलता है, एक्सपेरिमेंटली। कैसे निकलता है, एक्सपेरिमेंटली निकलेगा। और एक्सपेरिमेंटल डेटा के केस में हो सकता है कि इक्वल आ जाए,
हो सकता है कि इक्वल ना आए। तो ऐसे केस में क्या करना है, कोई भी वेरिएबल जो आपका मन करे, एक्स वाई जेड लिख दो, पी क्यू आर लिख दो, एबीसी लिख दो, लेकिन सेम कभी भी नहीं लिखना जब तक क्वेश्चन नहीं कहेगा। नहीं आया समझ में? दो टर्म्स बताइए, ध्यान से सुनना। लॉ ऑफ मास एक्शन क्या कहता है कि किसी भी केमिकल रिएक्शन का जो रेट है ये डायरेक्टली डिपेंड करेगा कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट्स पे। रिएक्टेंट 2 है, 4 है, 10 है, 20 है, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। आर प्रोपोर्शनल टू मल्टीपल प्रोडक्ट ऑफ कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट। प्रोपोर्शनलिटी का साइन हटाओगे क्या आ जाएगा, के। क्या आ जाएगा, के क्या होता है, रेट कांस्टेंट। क्या होता है, रेट कांस्टेंट। इसी का दूसरा नाम है स्पेसिफिक रिएक्शन रेट या वेलोसिटी कांस्टेंट भी इसको बोलते हैं। अब यहां से ये था कि के को डिफाइन कैसे करेंगे। के को डिफाइन ऐसे करेंगे कि अगर जितने भी कंसंट्रेशन आपके प्रेजेंट है रिएक्टेंट के, उन सब की वैल्यू क्या हो जाए बेटा, 1। क्या हो जाए, 1। तो आर किसके इक्वल आएगा, के के। किसके इक्वल आएगा, के। मतलब रेट कांस्टेंट इक्वल्स टू द रेट ऑफ रिएक्शन व्हेन ऑल द कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट्स आर यूनिटी और 1। क्लियर हो गया। नेक्स्ट इसके बाद में मैंने ये बोला कि अगर कॉफिशिएंट प्रेजेंट होगा तो उसको कहां लिखते हैं। तो पहले तक तो लिखते आ रहे थे कहां पे, पावर में। कहां पे लिख के आ रहे थे, पावर में। लेकिन अब हम पावर में नहीं लिखेंगे, क्योंकि हम ये मान के चल रहे हैं कि जो रेट लॉ है वो आपका थ्योरेटिकल डेटा नहीं है। कैसा डेटा है बेटा, वो आपका एक्सपेरिमेंटल। और एक्सपेरिमेंटल डेटा के केस में ये पावर सेम हो भी सकते हैं और नहीं भी हो सकते। मतलब रेट हो सकता है ए पे डिपेंड करे, हो सकता है ना करे, हो सकता है पावर 1 बने और प्रैक्टिकल निकल के आ रहा है 2। क्या निकल के आ रहा है, 2। तो ऐसे केस में ए बी सी ना लिख के कुछ भी जो मन करे आपका वो लिख दो, पी क्यू आर एक्स वाई जेड, कोई भी वेरिएबल लिख दो। लेकिन सेम डेटा जब तक नहीं लिखना जब तक क्वेश्चन नहीं कहेगा आपको। नहीं आया समझ में? कैरेक्टरिस्टिक्स में मैंने दो बातें बताई आपको कि के कंसंट्रेशन पर डिपेंड नहीं करेगा, खाली किस पर डिपेंड करेगा, टेम्परेचर। किस पर डिपेंड करेगा। और उसके साथ साथ के क्या डिफाइन करता है, हायर द वैल्यू ऑफ के हायर इज द रेट ऑफ रिएक्शन। डिफरेंट केमिकल रिएक्शन के की वैल्यू भी क्या हो जाएगी आपकी, डिफरेंट हो जाएगी। 4 पॉइंट इसमें रहेंगे। क्लियर है, बोलो हाँ ना। डाउट कोई, फटाफट इसमें स्टेटमेंट लिखो। अकॉर्डिंग टू दिस लॉ, अकॉर्डिंग टू दिस लॉ, the rate of a chemical reaction, the rate of a chemical reaction is directly proportional to the, is directly proportional to the pro rate of a chemical reaction is directly proportional to the product of molar concentration, product of molar concentration of reactants at a given temperature, at a given temperature. क्लियर बेटा, फुल स्टॉप। फॉर एग्जाम्पल 1 2 3 4 यहां तक लेके आओ पहले इसको पूरा एज इट इज। जो रेट ऑफ रिएक्शन के लिए वो अलग चीज है, वो एक्सप्रेशन था। अब पढ़ेंगे रेट लॉ। रेट लॉ और रेट, वो जो पीछे पढ़ी है ना आपने, वो खाली किसी भी केमिकल रिएक्शन के रेट को एक्सप्रेस करने का तरीका। अब क्या है कि ये जो डेटा है ये थ्योरेटिकल नहीं है, कैसा डेटा, प्रैक्टिकल डेटा है। तो इससे एक्सप्रेस करने का तरीका अलग रहेगा। ठीक है, वहां रेसिप्रोकल में जा रहे थे। बाकी लास्ट ईयर जब पढ़ा होगा ये केसी इक्विलिब्रियम कांस्टेंट पढ़े होंगे ना, तो वहां देखा होगा कि जो कंसंट्रेशन होती है उसकी पावर में चला जाता है कोफिशिएंट आपका। अब वो भी खत्म हो जाएगा यहाँ पे। डन। डन बेटा। इसके नीचे एक पॉइंट मार्क करके लिखो,
rate constant is equal to the rate constant is equal to the rate of reaction. Rate constant is equal to the rate of reaction when the molar concentration of each of the reactant is unity. Molar concentration of each of the reactant is unity. Clear है बेटा? Full stop. नीचे heading mark करो. Characteristics of rate constant. Characteristics of rate constant. Rate constant. Characteristics of rate constant. इसमें लिखो first point. It measures the rate of reaction. It measures the rate of reaction. Full stop. इसी के आगे लिखना larger the value of k, faster is the rate of reaction. Faster is the rate of reaction. k जितना ज्यादा रिएक्शन का रेट उतना ही ज्यादा. नेक्स्ट, डिफरेंट केमिकल रिएक्शन have different value of k. Different chemical reaction have different value of k. Clear है बेटा? Next, independent on concentration of reactant. ध्यान रखना, स्टेटमेंट में इसमें पूछता है, कंसंट्रेशन पर डिपेंड ही नहीं करता. बच्चे कहते हैं इन्वर्सली करेगा, इधर लेकर आ जाओ इसको नीचे, करता ही नहीं है. ठीक. नेक्स्ट, डिपेंड्स ऑन द टेम्परेचर ओनली. डिपेंड्स ऑन द टेम्परेचर ओनली. डिपेंड्स ऑन द टेम्परेचर ओनली. क्लियर है बेटा? यस और नो? बीचों बीच हेडिंग लगाओ फटाफट से. रेट लॉ और रेट इक्वेशन. रेट लॉ और रेट इक्वेशन. हाँ, स्टार्टिंग 7 से स्टार्ट हो गया. किसी को ज्वाइन करना है तो कर सकते हो. टाइमिंग 12:45 से 2:15. 12:45 मतलब 12:45. हाँ, डेली नहीं, मंडे ट्यूसडे वेडनेसडे, और वही सेम संडे टेस्ट है. तो मान लो अगर आपको ये कि हाँ 11th का पढ़ना है तो आप ज्वाइन कर सकते हो. ठीक है, टाइम हो अगर तो, वरना ऐसा मत करना कि बैच ज्वाइन करने से ज़्यादा नंबर नहीं आते. ये और बता दूँ, ज़्यादा बैच पढ़ने से अगर ये सोचते हो कि ज़्यादा मार्क्स आएंगे, बिल्कुल नहीं आते. घर पढ़ने से नंबर आते हैं. जितना ज़्यादा घर पे पढ़ोगे तो घर पे पढ़ने का टाइम अगर बचे तो देख लो, वरना कोई बात ही नहीं है. इसमें लिखो फटाफट से. इट इज द मैथमेटिकल एक्सप्रेशन which denotes the rate of a reaction, which denotes the rate of a reaction in terms of molar concentration of reactant, with each term raised to some power, with each term raised to some power which may or may not be
which may or may not be same as the stoichiometric coefficient of the reacting species in a balanced chemical equation. इस बात का मतलब क्या है? इतना लंबा चौड़ा पैराग्राफ ना तो पेपर में ये आता व्हाट इज रेट लॉ, व्हाट इज रेट इक्वेशन। पेपर में सवाल आते हैं सीधे रेट के ऊपर। ध्यान से देखना जरा, इधर देखो। अब तक जो भी एक्सप्रेशन आपने पढ़ा, पहले तो वही चीज क्लियर कर दी मैंने आपको कि इसके नीचे एक पॉइंटर मार्क करो। रेट लॉ जो है बेटा, ये अपने आप में कैसा डेटा है बेटा? एक्सपेरिमेंटल डेटा। कैसा डेटा है बेटा? ये एक्सपेरिमेंटल डेटा है। एक्सपेरिमेंटल होने की वजह से ही जो लिखा हुआ है ना स्टेटमेंट में कि जो कॉफिशिएंट होगा वो कुछ भी हो सकता है, सेम भी हो सकता है और डिफरेंट भी। आपको लिखना है लेकिन आप डिफरेंट लिखोगे। कैसे? मान लो ये इक्वेशन आपको मैंने दे दी कि AA प्लस BB इट गिव्स आउट CC प्लस DD। तो इसके लिए रेट क्या होगा? R इक्वल टू K कंसंट्रेशन ऑफ A कंसंट्रेशन ऑफ B। A की पावर A नहीं लिखेंगे, क्या लिखेंगे? X। और B की पावर क्या लिखेंगे? Y। क्या लिखेंगे? क्यों? क्योंकि रेट मैंने लिखा कि कैसा डेटा अपने आप में एक्सपेरिमेंटली हो सकता है कि x a के इक्वल आ जाए, बोलो हाँ है ना। और ऐसा भी हो सकता है x a के इक्वल ना आए, तो मैं तो सीधा लेके चल रहा हूं x और y। नहीं आया समझ में? दोबारा देखो, मान लो ये लिख के दिया आपको कि N2 गैस इट विल कंबाइंस विद 3 मोल्स ऑफ हाइड्रोजन टू फॉर्म 2 मोल्स ऑफ अमोनिया। और क्वेश्चन कह रहा है कि इसका रेट लिखना है। लिख दो फटाफट से, बोलो क्या लिखेंगे? R इक्वल टू K कंसंट्रेशन ऑफ N2 कंसंट्रेशन ऑफ H2। कि सर यहां 1 यहां 3, ना जी कुछ भी नहीं, यहां x और यहां पे क्या आएगा? नहीं आया समझ में? अब हो सकता है कि x 1 के इक्वल आ जाए, हो सकता है y इसके इक्वल आ जाए 3 के, और ऐसा भी हो सकता है ना, ऐसा भी हो सकता है ना। मान लो जैसे ये दे दिया आपको लिख के कि 2N2O5 गिव्स आउट 2N2O4 प्लस साथ में दे दिया आपको O2। क्या दे दिया? O2। अब का रेट लिखो इसके लिए, क्या लिखेंगे? R इक्वल टू K कंसंट्रेशन क्या? N2O5 की पावर, बोलो 2 लिखेंगे? नहीं, क्या लिखेंगे? X। क्या लिखेंगे? जब तक क्वेश्चन नहीं कहेगा तब तक XYZ की टर्म्स में चलता रहेगा। मान लो क्वेश्चन अगर ये कह रहा है, आपसे कि द रिएक्शन इज, ध्यान से देखना, यहां लिख रहा हूं मैं, द रिएक्शन इज फर्स्ट ऑर्डर, द रिएक्शन इज फर्स्ट ऑर्डर विद रेस्पेक्ट टू हाइड्रोजन एंड सेकेंड ऑर्डर with respect to आयोडीन। ऐसे लिख के दिया और कह दिया राइट रेट लॉ इक्वेशन में आपको दे रहा हूं। जैसे ये लिख के दे दिया कि हाइड्रोजन गैस प्लस आयोडीन गैस इट विल कंबाइंस टू फॉर्म 2HI। अगर ऐसा कुछ क्वेश्चन है कि अगर ऐसा कुछ बनेगा, अब क्वेश्चन ने स्पेसिफाई कर दिया कैसे कि जो रिएक्शन है वो फर्स्ट ऑर्डर है, किसके रेस्पेक्ट में बेटा? हाइड्रोजन के रेस्पेक्ट में। और सेकंड ऑर्डर है किसके रेस्पेक्ट में? I2 के रेस्पेक्ट में। तो R इक्वल टू क्या बनेगा? K कंसंट्रेशन ऑफ H2 कंसंट्रेशन ऑफ क्या बनेगा? I2। H2 की पावर कितना लेंगे? 1 लेंगे। और I2 की पावर कितना लेंगे बेटा? क्वेश्चन ने कहा है ना कि हाइड्रोजन के रेस्पेक्ट में कौन सा ऑर्डर है? फर्स्ट है। और आयोडीन के रेस्पेक्ट में कौन सा ऑर्डर है? सेकंड। तो 1 2 तब लिख दिया। अगर ये ना कहता तो अगेन सेम XYZ ABC PQR जो मन करे आपका वो लिख देना। नहीं आया समझ में? देखो मान लो ये दे दिया डिकम्पोजिशन रिएक्शन का एग्जांपल ले लो। जैसे ये लिख के दिया 2 मोल्स ऑफ अमोनिया गिव्स आउट N2 प्लस 3H2। और क्वेश्चन कह रहा है द रिएक्शन इज जीरो ऑर्डर विद रेस्पेक्ट टू अमोनिया। कि रेट लो क्या होगा अगर अमोनिया के रेस्पेक्ट में जीरो ऑर्डर है? बोलो क्या लिखेंगे फटाफट से, बोलो भौमिक। के कंसंट्रेशन ऑफ किसका? बोलो पावर में क्या लिखेंगे? अब जीरो ऑर्डर बोला ना तो पावर क्या आ जाएगा? 0। क्या आ जाएगा पावर? और जिसकी पावर 0 उसकी वैल्यू क्या होती है? 1। तो रेट इक्वल टू क्या आ जाएगा? K के बराबर आ जाएगा। नहीं आया समझ में? लिख पाओगे नहीं लिख पाओगे बताओ? कुछ भी नहीं है। रिएक्टेंट्स आपको दिख ही रहे हैं, उनको लिखना है K के साथ में। प्लस तो आना ही नहीं, मल्टीप्लाई आता है। क्या आता है? मल्टीप्लाई।
और पावर में बार बार एक ही बात बोल रहा हूं कि जब तक क्वेश्चन ना कहे तब तक मत लिखना, अपने अकॉर्डिंग ए बी सी एक्स वाई जेड पी क्यू आर जो भी वेरिएबल आपका मन करे वो लगा देना। अगर क्वेश्चन कह रहा है इस तरह से तब आप लिख दो, कोई दिक्कत नहीं है। क्लियर है? फटाफट ऐड करो जल्दी से। डन बेटा? लिख लोगे इस तरह से? लगा दो हेडिंग बीचों बीच फटाफट से। ऑर्डर ऑफ रिएक्शन, ऑर्डर ऑफ रिएक्शन। साथियों खा रहा है समझ में? चलो सवाल कराएंगे तुमसे, देख लेना। अभी पूछ लो दोबारा, पूछना हो पूछना है कुछ है? है? आ रहा है समझ में? अच्छा जी, चलो जी ठीक है। देखो ऑर्डर ऑफ रिएक्शन क्या है। आदित्य बताओ जरा इसका रेट कैसे लिखेंगे? नींद के सताए, बोलो। आर इक्वल इंटू कंसंट्रेशन ऑफ, सही है ये? सही है ये? ए की पावर क्या लिखेंगे और बी की पावर, ठीक है आदित्य? नहीं ठीक है, चलो क्लियर है बेटा? मान लो ये लिख के दे दिया सपोज दैट। चलो आदित्य दोबारा बताओ, बोलो इसके लिए रेट क्या लिखेंगे? कंसंट्रेशन ऑफ सी की पावर क्या हो जाएगा? यस, यस और नो? ऑर्डर क्या है? ऑर्डर कुछ भी नहीं है, इसका ऑर्डर निकालना है रिएक्शन का, ऑर्डर ऑफ रिएक्शन। तो पता है जो कंसंट्रेशन की पावर होगी, कंसंट्रेशन की पावर मतलब ए की पावर एक्स और बी की पावर क्या है, इनका सम कर दो बस, वही ऑर्डर होता है। फॉर एग्जांपल इसका ऑर्डर ऑफ रिएक्शन क्या बनेगा बोलो? एक्स प्लस। नहीं आया समझ में? पढ़ो ना ध्यान से क्या लिखा था।
द रिएक्शन इज फर्स्ट ऑर्डर विद रेस्पेक्ट टू क्या, H2 लिखा था ना कि H2 के रेस्पेक्ट में फर्स्ट ऑर्डर, मतलब H2 की पावर कितना होगा 1। तो मुझे तो ओवरऑल ऑर्डर निकालना है, तो ओवरऑल ऑर्डर के लिए क्या काम करते हैं, जो भी कंसेंट्रेशन आपके पास प्रेजेंट होंगी और उनकी जो पावर में प्रेजेंट होगा वैल्यू आपका, उनका सम कर दो, वही क्या बन जाएगा, ऑर्डर ऑफ रिएक्शन। मतलब नीचे अगर मैं ऑर्डर ऑफ रिएक्शन निकालू, यहां पे, यहां ऑर्डर ऑफ रिएक्शन अगर निकालता हूं, कितना बनेगा बोलो, x प्लस वाई प्लस z। नहीं आया समझ में, बोलो आया ना, अरे ठीक है। या ऐसे पेपर में सीबीएसई में तो देता है इस तरह के क्वेश्चन बहुत ज्यादा, कैसे ऐसे दे देता है, देखो r इक्वल टू, क्वेश्चन कहेगा कि आपको रेट दिया हुआ है r इक्वल टू के कंसेंट्रेशन a की पावर 2 b की पावर 1/2, बता अपेक्षा इसका ऑर्डर क्या होगा, 2 प्लस 1/2। 3/2 है ना, ठीक है बेटा। इसका जो ऑर्डर होगा 2 प्लस 1/2 3/2 है। तुम क्या सोच रहे हो बच्चे, 3/2 लिख के आते हैं भाई, जब तो 3/2 बोला मैंने। 40 कॉपी के बंडल में 22 कॉपी चेक करी, इसमें 2 प्लस 1/2 को 3/2 लिखा हुआ था। सही बोला था तूने, फिर उसके बाद में तो मैं तो देखूंगा, मेरी मर्जी भाई, आंख फाड़ के देखूंगा, आंख बंद करके देखूंगा, मेरी क्या मतलब, मैं आंख अगर ऐसे फाड़ दूंगा तो गलत हो गया, सही हो गया, ऐसे भी होता है, तो मुंह पे कपड़ा ढक लूं। क्लियर है बेटा, 2 प्लस 1/2 कितना हो गया, 5/2। या ऐसे आ सकता है, देखो r इक्वल टू के कंसंट्रेशन a की पावर -1 और b की पावर कितना हो जाएगा 2, कितना हो जाएगा बोलो, ऑर्डर कितना होगा इसका, -1 + 2, कितना आ गया, फर्स्ट ऑर्डर। कौन सा ऑर्डर, फर्स्ट। नहीं आया समझ, फ्रैक्शन में भी आता है ऐसे, r इक्वल टू के a की पावर 3/2 b की पावर 1/2, दोनों ही फ्रैक्शन में। हाँ अपेक्षा, अब कितना आएगा, हाँ कितना, 4/4 ना, 4/4 2 कैसे 1 होगा ना, और सेम है। अच्छा ठीक है, कौन सा ऑर्डर आएगा बेटा, सेकंड ऑर्डर। क्लियर है सर, नो जोड़ने ही तो है, 3 + 1 4 2 + 2 कितना हो गया, लिखते हैं बच्चे, सोच के देखो 12th पे आने के बाद में ऐसी शीट्स अगर देखने को मिले तो फिर यही तो मन में आता है कि ये सही में 12th का ही बच्चा है क्या, जब ऐसा बच्चा लिखता है कोई 2 + 1/2 को 3/2। और एक महान तो ऐसा भी था ना, मैं किसी को जज नहीं करता भाई, ना ना ना, मेरी कोई जजिंग नहीं, मैं तो क्लियर कह रहा हूं, अगर कोई ऐसा लिख दे सोच के देखो आप, ऐसे भी था, ऐसे भी था, 3/2 भी लिखा था, 40 में 22, मतलब समझ जाओ कि क्या कबाड़ ग्रुप आया होगा वो निकल के, और इसका भी नंबर आएगा। फिलहाल क्लियर है ऑर्डर, यस और नो, कर लोगे, एक्सपेरिमेंटल है ये भी, क्योंकि रेट आपका एक्सपेरिमेंटल डेटा होता है, तो ऑर्डर आपका पॉजिटिव नेगेटिव जीरो तीनों हो सकते हैं, कोई फर्क नहीं पड़ेगा उसमें। एक पॉइंट लिखो फटाफट इसमें, पहले लिखो, इट इज द सम ऑफ, it is the sum of powers, sum of powers to which the concentration terms, to which the concentration terms are raised, to which concentration terms are raised in the rate law equation। द डिफरेंस जो स्टार्टिंग में पढ़ा दैट इज एक्सप्रेशन, और ये क्या है, इक्वेशन है, रेट लॉ इक्वेशन टू एक्सप्रेस द ऑब्जर्व्ड रेट ऑफ रिएक्शन, टू एक्सप्रेस द ऑब्जर्व्ड रेट ऑफ रिएक्शन। और इसमें एक लाइन लिख देना, ऑर्डर ऑफ रिएक्शन, order of reaction can be 0, comma positive और नेगेटिव, कुछ भी हो सकता है तीनों। कौन सा बच्चे, नेगेटिव भी तो आ सकता है ना, मतलब ये ऑर्डर से पता क्या लगेगा, मान लो जैसे ये लिखा, आप बोल रहे हो -1,
कि R इक्वल टू के कंसंट्रेशन A की पावर -1 आ गया। अब ध्यान से सुनना, इसको क्या लिख सकते हैं, R इक्वल टू के इंटू 1 बाय कंसंट्रेशन ऑफ A, यस और नो। ये क्या डिफाइन कर रहा है, यही तो डिफाइन कर रहा है कि जो रेट है वो A की कंसंट्रेशन पे डायरेक्टली डिपेंड ना करके कैसे डिपेंड कर रहा है, इनवर्सली कैसे डिपेंड कर रहा है, ये बताता है। एक्चुअल में ऑर्डर नहीं आया समझ में। जैसे हम पीछे ये पढ़ रहे थे कि कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू रेट ऑफ रिएक्शन। मैंने ये बोला कि एक्सपेरिमेंटल डेटा, अब एक्सपेरिमेंट में क्या हो सकता है, कहीं पे ज्यादा डिपेंड करेगा, कहीं पे कम डिपेंड करेगा। ऐसा भी हो सकता है कहीं पे डिपेंड ना करे। बात समझना कि मतलब यहां आपको दो रिएक्टेंट्स लिख के दिए किसी रिएक्शन में, तो दो में से दोनों पे डिपेंड ना करके एक पे डिपेंड कर रहा हो खाली। इवन ऐसा भी हो जाता है कि प्रोडक्ट पे डिपेंड करता है। किस पे डिपेंड करता है, तो वो ओवरऑल किस पे डिपेंड करेगा, रेट पे। किस पे डिपेंड करेगा, और रेट कैसा डेटा आपका, एक्सपेरिमेंटल, तो एक्सपेरिमेंट की हेल्प से पता लगेगा हमें। क्लियर है ऐसा नो, फॉर एग्जाम्पल करके सब कुछ ऐड कर दो ऐसे। ठीक है आदित्य, प्लस माइनस करने के लिए आ जाता है पेपर में। क्या कह रही, मेरे पास तो मैथ्स ही नहीं है अपेक्षा, मैं प्लस माइनस कैसे कर पाऊंगी। नहीं, कल वाले बच्चों को, कल वाले बच्चों से पूछ के देख कि मैथ नहीं है तो क्या हाल हुए हैं उनके। कंपटीशन का भी ना एब्सोल्यूट नहीं होता, रिलेटिव ही होगा ये तो हमेशा। आप कंपेयर ही तो कर रहे हैं। आप देख रहे हैं कि 2000 सो यू वांट टू ज्वाइन सीजेपी नाउ, सो सीजेपी ज्वाइन करना चाहोगे आप, सीजेपी ज्वाइन करना चाहोगे, इंडिपेंडेंट, सुना कॉकरोच जनता पार्टी है। अभी बताता हूँ, देखो मैं आपको एक बहुत छोटी सी बात बताता हूँ। फॉरेनर्स इंडिया को, जेनजी वर्ड कहाँ से आया, वहीं से तो आया निकल के, बाहर से। पहले जेनजी के नाम से जानते थे, अब किस नाम से जानेंगे, कॉकरोच के नाम से, कॉकरोच के नाम से ही जानेंगे। तो तुम्हें तो मतलब लग तो ऐसा रहा सबको पता नहीं कितना बड़ा फेम हासिल हो रहा है, और ये नहीं पता कि जो जो ये जनरेशन जा रही है इसकी ऐसी तैसी करा के भेजेंगे ये लोग, और कुछ नहीं है। नहीं, सपोर्ट अगेंस्ट की बात ही नहीं है। ठीक है सात्विक, आ गया समझ में। मैंने क्वेश्चन नहीं पूछा पर तुमसे है, बहुत सवाल हो गए पिछले हफ्ते, इस हफ्ते भी होंगे, कल भी होंगे, आज भी होंगे जाते जाते। और आज से रजिस्टर दोबारा चालू हो जाए अगर तुम्हें स्कोरिंग करनी है। देखो मेरा जो प्रेशर रहेगा ना, वो तुम्हारे ऊपर 15 से 20 दिन और रहेगा। बस मैं क्लियर करके चल रहा हूँ, बहुत स्ट्रेट फॉरवर्ड, स्पेशली तुम्हारे ऊपर। हाँ, उससे ज़्यादा नहीं। उसका रीज़न बताऊंगा, क्योंकि मेरी एक आदत है, मैं किसी को अननेसेसरी प्रेशराइज नहीं करता पढ़ाने के लिए। आपकी अपनी इंटेंशन अगर डेवलप हो रही है बहुत अच्छी बात है, नहीं हो रही भाई देखो कोशिश करनी पड़ेगी, क्योंकि मैं पीछे पीछे लग कैसे पाऊंगा। मेरे पास एक सात्विक नहीं है, 70 सात्विक हो रहे हैं इस टाइम 12th में, और बड़ा टिपिकल हो रहा है मैनेज करना सबको। अभी रजिस्टर्स मंगा के देखना बार बार, फिर पेरेंट्स से बात करना, बहुत चैलेंजिंग है। थोड़ी समझदारी दिखानी है, ऐसा ना हो कि मैंने नहीं कहा तो आपने नहीं करा, वो वाला काम नहीं करना है। यही है तू है, क्या है हाथ में, फोन है, ए भगवान। शुक्र मनाओ घास नहीं है यहाँ पे, घास खोद देता वरना अब तक तो। लगाओ हेडिंग नेक्स्ट। यूनिट ऑफ रेट कांस्टेंट, यूनिट ऑफ रेट कांस्टेंट, क्या आदित्य तुम भाई। देखो ये बेटा स्टार मार्क कर देना, फेवरेट है। ये टॉपिक तो आज हो जाएंगे जो होने होंगे, कल परसों क्वेश्चन चलेंगे इसके लगातार सारे। यूनिट ऑफ रेट कांस्टेंट, हाँ क्या कह रही बता। कुछ नहीं, चल तो क्वेश्चन बता जल्दी से। हाँ और क्या, अरे और कौन, सात्विक ने बहुत मेहनत करी है बेचारे ने। ना आगे बच्चे नहीं बैठे, अच्छे बच्चे बैठे हैं।
नहीं, ए से बी बन रहा है, इसके लिए रेट लिखना है जीरो ऑर्डर। बताओ कैसे लिखेंगे, बोलो। R equal to A ए की पावर, zero. अरे zero order है ना? अच्छा ठीक है ठीक है, लड़ क्यों रही है। ए की पावर जीरो हो जाएगा, यस और नो, क्योंकि जीरो ऑर्डर है और जिसकी पावर जीरो उसकी वैल्यू टू है ना। One. अच्छा ठीक है, मुझे लगा मैथ कमजोर है तेरा। आर इक्वल टू क्या आ गया, के आ गया, क्या आ गया, आर इक्वल टू। चलो ये अच्छे बच्चे बता दे जल्दी से फटाफट, रेट ऑफ रिएक्शन की यूनिट क्या होती है। Unit. रेट ऑफ रिएक्शन की यूनिट रेट कांस्टेंट की होती है, खैर रेट ऑफ रिएक्शन की यूनिट ही नहीं होती। अरे लिखवाइए डे वन, आर की यूनिट, सात्विक आर की यूनिट ए हट जा, अंदर हो, भेज दे, से बाहर भेज जल्दी से, तो नाश कर देगा 10 दिन में। आजा फटाफट, पता चल रहा है फिर से 15 पे धक्का मार के जीरो पहुंच गया। आजा आजा, बाहर ही आजा, इतनी मेहनत करिए भैया, कहाँ बैठ जाओ। हाँ बताओ, रेट की यूनिट क्या होती है देख के बताएगा। हाँ सोनिका, देख ली। Like, see, R मैंने यूनिट ऑफ के इक्वल्स टू यूनिट ऑफ आर, और जो रेट की यूनिट है वो होती है मोल लीटर इनवर्स टाइम इनवर्स। मोल लीटर इनवर्स तो टाइम किसी में भी हो सकता है ना, मिनट आवर सेकंड में। तो जीरो ऑर्डर के लिए जो यूनिट ऑफ के रहेगा वो सेम रहेगा आपका यूनिट ऑफ आर की तरह। बिल्कुल नहीं आया समझ में, बोलो आया ना। मान लो क्वेश्चन ने कह दिया फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन है, ध्यान से देखना जरा। फॉर फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन, फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन के लिए सात्विक बताओ इसके लिए रेट क्या लिखेंगे, ए से बी, आर इक्वल टू ए के ऊपर एक्स लगा दे। अब भाई कौन सा ऑर्डर है, तो क्या लिखेंगे है। अच्छे बच्चे थे तुम, तुम्हें तो अच्छे बच्चों की लाइन में लाया हूं मैं आगे, बुरे बच्चों से निकाल के। चैप्टर पढ़ा नहीं रहे हमें से। अगर रिएक्शन का ऑर्डर गिवन है फर्स्ट, तो कंसंट्रेशन ए की पावर में क्या लगाएंगे, नंबर निकाल जल्दी कोई सा। हाँ आवाज ही आई है, मारा तो है नहीं। ए की पावर क्या हो जाएगा बेटा, कौन सा ऑर्डर है, फर्स्ट। बोलो के इक्वल टू क्या बनेगा, आर बाय कंसंट्रेशन ऑफ ए, बोलो हाँ है ना। और यूनिट ऑफ के अगर लिखते हो तो रेट की यूनिट क्या होती है, मोल लीटर इनवर्स टाइम इनवर्स। बताओ सात्विक, कंसंट्रेशन की यूनिट, कंसंट्रेशन की यूनिट वे तू तो भाई खतरनाक है तू। मोल लीटर इनवर्स, यस और नो, ये दोनों क्या हो जाएंगे, कैंसिल। और फर्स्ट ऑर्डर के लिए जो यूनिट ऑफ के आएगा, ये क्या निकल के आएगा, टाइम इनवर्स। क्या आएगा बेटा, मिनट इनवर्स, आवर इनवर्स, सेकंड इनवर्स, ये यूनिट बन जाएगी। नहीं आया समझ में, दोबारा देखो। मान लो आपको ये दे दिया फॉर सेकंड ऑर्डर रिएक्शन, फॉर सेकंड ऑर्डर रिएक्शन। सेकंड ऑर्डर का मतलब क्या हुआ कि मान लो ए से बी आपने रिएक्शन लेट किया, आर इक्वल टू के, बोल क्या लिखेंगे रेट, और कौन बताएगा, अच्छे बच्चे, और क्या। उसकी पावर वाई टू है, ठीक है ठीक है। अब यहां अगर इसका निकालते हो तो ये बनेगा के इक्वल टू आर बाय कंसंट्रेशन ए का स्क्वायर। तो यूनिट ऑफ के जो आपका बनेगा वो बनेगा रेट की यूनिट, मोल लीटर इनवर्स टाइम इनवर्स डिवाइडेड बाय कंसंट्रेशन ऑफ ए, मतलब मोल लीटर इनवर्स मल्टीप्लाई बाय मोल लीटर इनवर्स। ये कैंसिल हो गया, क्या बनेगा, मोल इनवर्स लीटर, या ऐसे लिख लो लीटर मोल इनवर्स
और आगे क्या आ जाएगा, टाइम इनवर्स। क्या आ जाएगा आगे बेटा, टाइम। ये तो है मतलब जो लॉन्ग मेथड है आपका। बाकी एक डायरेक्ट फॉर्मूला और भी है, उससे और जल्दी निकल जाएगा आंसर आपका। कर लोगे ऐसे? अगर अननोन का भी कोई बोल दे, ऑर्डर दे दिया और बना के दिखा दो, तो इस तरह से मैनिपुलेशंस करके आपकी यूनिट आ जाती है। हाँ बोल, जल्दी बोल, बोल बेटा। बेटा सुन, पेज नंबर ओपन कर जल्दी से, अभी दिखाऊं कितनी बार पूछी है। पेज नंबर 85 खोल के देख ले। यूनिट भी पूछेगा, यूनिट ही पूछता है, यूनिट और ऑर्डर। 85 खोल के देख ले, लगे हुए हैं लाइन से क्वेश्चन, नीचे देख लेना बॉटम में लिखा हुआ है, राइट द यूनिट ऑफ के। फेवरेट जब भी तो बोला, स्टार मार्क कर लेना, यूनिट ऑफ के डायरेक्ट आता है पेपर में। नोट करो फटाफट से, एक डायरेक्ट तरीका बताऊंगा फिर इसका भी। हो गया ना? कर रहा हूं। अच्छा एक बात बता, जबरदस्ती भेजा है क्या आज? और मार पीट के भेजा है? और फिर कैसे? इससे पहले ट्यूशन होता है? अच्छा मतलब सीधा यहीं आया है? कहाँ से आया है? घर से आया है? तब इतना परेशान है? घर से ही आया है? ठीक है। स्कूटी स्कूटी में टक्कर तो नहीं मारी कहीं रास्ते में? नहीं, सब ठीक है? सात्विक का कल सुनूंगा देर से, जितना आज पढ़ा दिया। डन हो गया बेटा? बताओ इसका जनरल फॉर्मूला क्या बनेगा? मैथ्स है ना तेरे पास? हाँ तू तो बना सकता है 100%। बता। किसी के लिए भी, जिसके लिए मन करे। यहां देखना ध्यान से, हेडिंग मार्क करो इसके नीचे, जनरल फॉर्मूला। जनरल फॉर्मूला ऑफ यूनिट ऑफ रेट कांस्टेंट। बताओ इसका फॉर्मूला ना ये बनता है, देखो ध्यान से देखना, मोल लीटर इनवर्स की पावर 1 माइनस एन, और आगे क्या आ जाएगा, टाइम इनवर्स, वेयर 10 इज व्हाट, एन होगा आपका क्या बेटा, ऑर्डर ऑफ रिएक्शन। एन क्या होगा, ऑर्डर ऑफ, क्योंकि मान लो फ्रैक्शन वगैरह वाली टर्म अगर आ जाती है कभी, तो इस फॉर्मूले को यूज कर लो। बाकी तो ये तो आपके कॉमन है, तो लर्न आपको होना ही चाहिए डायरेक्टली। जैसे मान लो यहां अगर पुट करते हो जीरो, क्या पुट करते हो, 1 माइनस जीरो बनेगा, 1 आएगा, यही तो निकल के आएगा, मोल लीटर इनवर्स टाइम इनवर्स। मान लो फर्स्ट ऑर्डर है तो 1 माइनस 1 क्या हो जाएगा, जीरो। क्या हो जाएगा, जिसकी पावर जीरो उसकी वैल्यू क्या हो जाएगी, 1।
खाली क्या बचेगा आपके पास में, टाइम इनवर्स। मान लो आप सेकंड ऑर्डर के लिए जाना चाह रहे हो, तो सेकंड ऑर्डर के लिए n इक्वल टू क्या पुट करोगे, 2 क्या पुट करोगे, 1 माइनस 2 क्या आएगा, -1 क्या आएगा, -1 अगर ऊपर आया तो यहां से देख लो ये यूनिट तो निकल के आएगी आपकी, यस और नो। तो कहने का मतलब है ये खाली एक कहते हैं ना बैक साइड में, अगर नहीं पता, वरना इसको याद रखो, जो मन करे वो निकाल दो। और यहां से अगर जैसे मैंने कहा आपको कि ऑर्डर आपको दिया हुआ है कितना, 1/2, कितना दिया हुआ है, 1/2, बताओ यूनिट क्या बनेगी। तो आपका आंसर होगा सर यूनिट ऑफ के इक्वल टू कितना, मोल लीटर इनवर्स की पावर 1 - 1/2, और आगे क्या आ जाएगा, टाइम इनवर्स, ये बनेगा आपका मोल की पावर कितना, हाफ, 1 मिनट का, लीटर की पावर -1/2, और आगे क्या आ जाएगा, टाइम इनवर्स। नहीं आया समझ में, बोलो हाँ है ना। क्वेश्चन कह रहा है कि आपको ऑर्डर दे दिया कितना, आपको ऑर्डर दे दिया सपोज दैट 3/2 दे दिया, ऑर्डर 3/2 आपको दे दिया, और क्वेश्चन कह रहा है व्हाट अबाउट यूनिट ऑफ के। तो यूनिट ऑफ के लिए अगर आप जाना चाह रहे हो तो मोल लीटर इनवर्स की पावर 1 माइनस कितना बेटा, 3/2, यही बनेगा। और आगे क्या आएगा, एज इट इज आपका टाइम इनवर्स, तो ये बन जाएगा मोल लीटर इनवर्स की पावर, और 2 - 3 कितना हो जाएगा, माइनस का 1/2, यही बनेगा ना, ऐसे नो। और आगे क्या आ जाएगा, टाइम इनवर्स आ जाएगा, और यहां से इसको निकाल दो कैसे, मोल की पावर -1/2, लीटर की पावर कितना हो जाएगा, 1/2, और आगे क्या आ जाएगा, टाइम इनवर्स। नहीं आया समझ में। तो मैं बार बार कह रहा हूँ कि ये पूछा जाता है, सब ये सब पूछा जाता है, इसीलिए इस पे इतना टाइम दिया है। और बताता हूँ और क्वेश्चन कैसे आता है, सात्विक ध्यान से देखो। मान लो क्वेश्चन ने कहा a+b से बनता है आपका ab, और इसके लिए रेट कांस्टेंट k इक्वल टू दिया हुआ 2.3 इंटू 10⁻², सेकंड इनवर्स। बताइए इस रिएक्शन का ऑर्डर क्या होगा, है K की वैल्यू कहाँ कहाँ डालेंगे बताओ जल्दी। R इक्वल K करते हैं, हाँ हाँ K की वैल्यू वहाँ डाल देंगे, और हाँ। कंसंट्रेशन ऑफ A, हाँ कोएफिशिएंट में X और B और मैं गिर जाऊंगा थोड़ी देर में, हाँ। गधे। ऐसे ही आता पेपर में, a+b से ab बन गया, k की वैल्यू ये दी हुई है, बताओ इसका ऑर्डर क्या होगा। हाँ सब कुछ देंगे अभी। हाँ बेटा, कुणाल, अक्षित, स्वानिका, अपेक्षा, ऑर्डर। सर पहले ना I इक्वल्स टू K कंसंट्रेशन K बता, फर्स्ट ऑर्डर होगा। मारू तुझे, मारू, कहाँ से मारूंगा, क्या यूनिट है, सेकंड इनवर्स। कौन सा इनवर्स, टाइम इनवर्स है। टाइम इनवर्स किसकी यूनिट होती है, अभी लिखा था, नहीं आया समझ में। रेट के ए बी, दोबारा देख, a+b से क्या बना, c+d, और अब की बार k की वैल्यू दी है सात्विक तुम्हें 2.9 इंटू 10⁵, 2.9 इंटू 10⁵ दी हुई, ध्यान से सुन लेना, और लीटर स्क्वायर पर मोल स्क्वायर सेकंड इनवर्स। बताओ ऑर्डर ऑफ रिएक्शन क्या होगा। ओ क्या नाम है तेरा, स्वानी का, चल तू छोड़, यही बताएगी अब। हाँ a+b से c+d बन रहा है, k की वैल्यू ये दे रखी है, बताओ इस रिएक्शन का ऑर्डर क्या होगा। -2, n की जगह क्या पुट करेंगे कि 2 आ जाए, बताओ 3, क्या पुट करेंगे, क्या हो जाएगा बोलो इसका फटाफट ऑर्डर, 3 हो जाएगा। नहीं आया समझ में, पुट कर लो 1 - 2, सेम ही तो बनेगा निकल के। नहीं आया समझ में,
ऐसे आते हैं पेपर में क्वेश्चन, रिएक्शन गिवन दे देगा, तुम ढूंढते रहना के आर आर जो भी है, सीधा सीधा आंसर होगा। नहीं आया समझ, करो ऐड इसको, फॉर एग्जाम्पल डाल के इसको करना फिर। स्वानी का बुद्धि यही है वैसे, बुद्धि, दिमाग, ब्रेन, माइंड यही है सब। क्यों सात्विक, यही है? ये कौन है यहीं पे? देखो ना, दिमाग। और ब्रेन कहाँ है? जरूरी वो भी यही, और माइंड। स्कूल की अच्छा जी, और बुद्धि? स्कूल की कुछ भी नहीं है। डन। सात्विक सुनूंगा 100%, कल सबसे सुनूंगा। 10 मिनट स्टार्टिंग है, अच्छे से रिवाइज करके आना यूनिट्स ऑर्डर के लिए, और जब क्वेश्चन कराऊंगा वो देखना आराम से पहले। क्वेश्चन नंबर 6 पे पहुंच जाओ, पेज नंबर 88। सवाल संख्या 6, पृष्ठ संख्या 88, पेज नंबर। मैंने जब पढ़ाना शुरू करा ना, सबसे पहले एक बच्चा आया यूपी बोर्ड का पढ़ने, सबसे पहले 2015 में, और यूपी बोर्ड की जब बुक लेके आया ना, तो उसमें देख के रेडियस को लिख रहा था त्रिज्या, त्रिज्या। तो मैं देख के किताब मैं खेल गया, मैंने कहा मेरे को तो आती नहीं। तो उसने, हाँ, उसने कहा सर प्लीज एनी हाउ प्लीज मेरी आप हेल्प कर दीजिए, पढ़ाना शुरू ही करा था। तो मैं भी ढूंढ रहा था कोई बच्चा पकड़ ले भाई मुझे आके। तो उसकी हिंदी की एनसीईआरटी यहाँ और मेरी इंग्लिश की एनसीईआरटी इधर खुली होती थी। तो ऐसे पेंसिल रखे ना दोनों हाथ से ऐसे पढ़ता था पहले, और पढ़ के जब अपनी वाली किताब पढ़ गए, फिर उसकी किताब में पढ़ गया मैंने, भाई रेडियस आदि ऐसे करके लाइन खींच के, कह रहा त्रिज्या, मैंने कहा हाँ त्रिज्या। पता नहीं अजीब अजीब से सब, बिल्कुल अजीब जिसे कहते हैं। और मेल्टिंग पॉइंट, बॉइलिंग पॉइंट को क्वथनांक, गलनांक, पता नहीं बड़े अजीब अजीब से नाम है भाई सही में। तो मैं पता ये सोचता था कि लिखते टाइम लिखते कैसे होंगे, वास्तव में बता रहा हूँ, क्योंकि हिंदी लिखना इतना आसान नहीं है, चैलेंजिंग होता है वास्तव में। इंग्लिश का तो क्या धुआंधार पेन चलाए जा रहे हैं, हिंदी लिखने को बोल दिया जाए तो वो मात्रा और आधा के और नए, मैं तो देख के मैंने कहा भाई मेरे बस की नहीं। 3 महीने ही पढ़ाया होगा, हाथ जोड़ के मैंने उसके पैर पकड़ लिए थे पहले, मैंने कहा भाई मैं नहीं पढ़ा पाऊंगा, मैंने कहा मैं मर जाऊंगा इस हिंदी को पढ़ पढ़ के बार बार, बड़ा मुश्किल था सही में। चलो उसको मंजूर था लेकिन इंग्लिश में ही पढ़ना, कह रहा मैं अगर कह रहा सीबीएसई में होता सर मैं आपसे जरूर पढ़ता। मैंने कहा पढ़ा ही नहीं पा रहा भाई, मैं कैसे पढ़ाऊं तेरे को, कह रहे पढ़ पढ़ के पढ़ा दो। मैंने कहा इतना टाइम तो पढ़ने के लिए चाहिए और इतना टाइम फिर पढ़ाने के लिए चाहिए, कहां से लाऊंगा 2 घंटे तेरे लिए। चलो क्वेश्चन नंबर 6 देखो फटाफट से, पेज नंबर 88 पे।
हो जाएगा सात्विक, सात्विक सात्विक ठीक नहीं होगा। है 2.5 अरे करा दिया क्वेश्चन ही मेरा। 2.5 टिक करो, घर से करना है। करने बैठ गए इस क्वेश्चन को प्लस यहाँ। नहीं मुझे पता आंसर भी देख के बोल दिया 2.5। मैं तो जब मानता 5/2 बोलती। नहीं अच्छा 2.5 और 5/2 में क्या डिफरेंस है बता। 2 क्यों है? 2.5 और 5 हाँ सेम है दोनों वैसे। डिवाइड करेंगे अच्छा जी, नहीं सर बता कितना अंतर है दोनों में, पता नहीं और इसमें क्या अंतर है? हाँ। पता नहीं नहीं ये सेम है या नहीं है, बस तीनों ही बता दे बस। अरे तो तेरे से नहीं पूछूंगा, तू बायो ना तेरे पास, तो तेरे को दिक्कत ना है ना, इससे मैं इसलिए पूछ रहा हूँ तेरे से। सेम है डिफरेंट है तीनों? 5/2 वो अलग है ना, और ये दोनों सेम ही है ये दोनों सेम है, नहीं नहीं और ये दोनों सेम है ये दोनों, अरे इधर मैं देख ये दोनों सेम है, ये सेम नहीं है। पता नहीं इसमें सेम होंगे सर बस उसमें डिवीजन का फर्क है सिद्धू सर जिंदाबाद। सेम करना इसका ट्यूशन लगाओ सिद्धू सर से। बायो है तेरे पास में? कोई सा दिन खाली है तेरे पास? फीस थोड़ी सी कम करा दूंगा, कल से जाकर बैठ जाना। नहीं क्यों? अरे बोल दूंगा ना, कोई बात नहीं, सिखा देंगे इतना तो। नहीं ये नहीं पढ़ा पाएगी, ये तो बर्बाद कर देगी तेरे को। क्वेश्चन नंबर देखो 6 होमवर्क है। अरे सर क्वेश्चन नंबर 7 भी होमवर्क है। कौन सा 6 होमवर्क 7 होमवर्क तो कर दिया हटाओ। 6 7 8 भी होमवर्क है, हो जाएगा ना। यूनिट ऑफ जीरो ऑर्डर रिएक्शन। क्वेश्चन नंबर 9 भी होमवर्क है। 3/2 थर्ड और हाफ ऑर्डर के लिए निकाल तो सारी दी हमने वैसे, है ना। आप दोबारा कर लेना एक बार। क्वेश्चन नंबर 9 होमवर्क। क्वेश्चन नंबर 10 का बता भाई आंसर क्या होगा पहले पार्ट का, जल्दी से। क्वेश्चन नंबर 10 के फर्स्ट पार्ट का आंसर। तो सेकंड ऑर्डर रिएक्शन कौन सा ऑर्डर? सेकंड बहुत बढ़िया। और सेकंड पार्ट का आंसर फर्स्ट ऑर्डर फर्स्ट ऑर्डर। कौन सा ऑर्डर? टिक करो, होमवर्क एनसीईआरटी का एग्जांपल है। क्वेश्चन नंबर 11 देखो, बहुत अच्छा क्वेश्चन है, यहीं से कहानी स्टार्ट होगी सारी। देखो 11 में क्वेश्चन कह रहा है द कन्वर्जन ऑफ मॉलिक्यूल x टू y। x से आप y बना रहे हैं। क्वेश्चन कह रहा है ये जो रिएक्शन आपको दी हुई है ये कौन से ऑर्डर की दी हुई है? सेकंड ऑर्डर। कौन से ऑर्डर की बेटा? सेकंड ऑर्डर की दी हुई है। और आगे सवाल में ये कह रहा है अगर x की कंसंट्रेशन को 3 गुना बढ़ा देते हैं, 3 टाइम्स बढ़ा देते हैं, तो बताओ रेट ऑफ फॉर्मेशन ऑफ y कितना बढ़ेगा। हाँ भाई इधर आ जा जरा, पढ़ा तो हम भी रहे हैं, तू क्या नूका पढ़ेगा। इसके लिए रेट बता क्या लिखेंगे? हाँ कितना आएगा बेटा? सेकंड ऑर्डर बोला ना क्वेश्चन ने, तो ये हो गया 2। इक्वेशन नंबर 1। अब सुनो जरा, क्वेश्चन कह रहा है जो x की कंसंट्रेशन है उसको कितने टाइम्स बढ़ा दिया? 3 टाइम्स। कितने टाइम्स? 3 टाइम्स का मतलब ये नया रेट आपने मान लिया r डैश। क्या मान लिया आपने? r डैश। मैं लिख देता हूं लेट द न्यू रेट, लेट द न्यू रेट बिकम r डैश व्हेन कंसंट्रेशन ऑफ कैपिटल X इंक्रीजेस कितने टाइम्स? 3 टाइम्स। 3 गुना अगर बढ़ा देता है तो ये बनेगा आपका r डैश इक्वल टू के 3x का स्क्वायर। बोलो हाँ या ना भाई। 3 टाइम्स का मतलब 3 तो लगाना है इसके आगे। बोलो हाँ या ना। अब ये यहां से इसको ओपन करते हैं तो r डैश इक्वल टू क्या बनेगा? 3 3 का क्या हो जाएगा? 9 के कंसंट्रेशन x का स्क्वायर। बोलो हाँ या ना। स्वानिका बेटा, बेटा क्लियर है बेटा, या सुन लो। हाँ तो ये किसके इक्वल है? आर के। किसके इक्वल है? तो जो नया रेट होगा वो प्रीवियस वाले के कितने टाइम्स होगा देखना जरा। 9 टाइम्स। कितना होगा? 9 टाइम्स इसका आंसर आ जाएगा। नहीं आया समझ में? बोलो हाँ है ना। कर लोगे नहीं कर पाओगे? फटाफट ऐड करो और ट्राई करो क्वेश्चन नंबर, ट्राई करो क्वेश्चन नंबर 17 जल्दी से।
17 ट्राई करो खुद से। डन। कितना आंसर है? है 4 वॉर हो गया। करा ऐसे ही या हवा में उड़ा दिया? हवा में तो नहीं उड़ाया। डबल और हाफ करना है ना, तो क्वेश्चन में भी सेम सेकंड ऑर्डर बोला हुआ है। तो अगर कहीं पे सुनो मेरी बात, रिएक्शन ना दें तो अपने आप ही ए से क्या बनाया होगा, बी क्या बनाया होगा, बी। क्वेश्चन कह रहा है कि ये सेकंड ऑर्डर है, तो ये अगर सेकंड ऑर्डर है तो आर इक्वल टू के कंसेंट्रेशन ए का क्या आ जाएगा, स्क्वायर। क्या आ जाएगा, ए का स्क्वायर। नया रेट आपने आर डैश मान लिया कब, जब कंसेंट्रेशन को डबल करा तो 2a का स्क्वायर। तो आर डैश इक्वल टू कितना हो जाएगा, 4k कंसेंट्रेशन ए का स्क्वायर। और ये इतना वाला पार्ट किसके इक्वल है, पुराने रेट के। आर डैश इक्वल टू कितना हो गया, 4 टाइम्स। फिर अगले पार्ट में कह रहा है कि इसको हाफ कर दिया, तो हाफ कर दें तो आर डबल डैश मान लेना इसको। और ये कितना बन जाएगा, के कंसेंट्रेशन ए को हाफ करा और इसका स्क्वायर। तो अब कितना हो जाएगा, आर डबल डैश इक्वल टू 1/4 के कंसेंट्रेशन ए का स्क्वायर। ये वाला पार्ट किसके इक्वल होगा, आर के। आर डबल डैश इक्वल टू कितना, r/4। ऐसे क्या है ना, 1/4 टाइम्स। यस और नो आदित्य? अरे यार आदित्य, क्वेश्चन नंबर 18 होमवर्क। आदित्य ये ऑक्सीजन सिलेंडर साइड में रखो भाई, जिसका भी है हटाओ इसको, हटाओ इसे। हाँ ऑक्सीजन सिलेंडर लेके घूम रहे हो हाथ में, कहाँ में कहाँ, कंधे पे टांगा करो इसको। क्वेश्चन नंबर 19 अभी करना है, करिए फटाफट। क्वेश्चन नंबर 19, 18 होमवर्क है। वेरी वेरी अच्छा क्वेश्चन। हो गया आदित्य? नहीं हुआ? समझ नहीं आया, कैसी बात कर रहे हो? करो फोन डोरीमोन को। क्वेश्चन कह रहा है द रेट ऑफ गैसियस रिएक्शन बिकम हाफ व्हेन द वॉल्यूम ऑफ वेसल इज डबल। क्यों? ला कॉपी दिखा। हाँ थोड़ा सा ज्यादा सा हम देख तो ले, सही कर बना थोड़ी कर। नहीं आएगा। कहाँ आ रहा है बन, कैसे नहीं आएगा, कहाँ है? कट जाएगा। कोई जबरदस्ती है, टू कैसे कट जाएगा टू? उसने ऑर्डर गिवन कहाँ दिया है? हाँ तो सही कर रही है, दो कंडीशन बनेगी ना। देखो यहाँ पे के आ जाएगा आर। कैसी बातें कर रही है बेटा, तू तो मैथ्स की धज्जियां उड़ा रही है। मान लिया तेरे पास मैथ्स नहीं है, मार मत उसे। यहाँ देखो
रेट गिवन नहीं है, मान लो ए से बी आप बना रहे हो, ऑर्डर गिवन नहीं है, तो आर इक्वल टू के कंसेंट्रेशन ए की पावर एक्स, बोलो हाँ है ना, यस और नो। और कह रहा है कि रेट आपका कितना हो गया, हाफ, कितना हो गया, कब हुआ ये और बता दो जरा, जल्दी बोलो। जब वॉल्यूम क्या कर दिया, वॉल्यूम डबल करा, पक्का, ठीक है, तो वॉल्यूम डबल कर देते हैं। कंसंट्रेशन का फॉर्मूला क्या होता है, नंबर ऑफ मोल्स बाय वॉल्यूम, यस और नो। वॉल्यूम अगर डबल करोगे तो कंसंट्रेशन कितनी हो जाएगी, हाफ, कितनी हो जाएगी, नहीं आया समझ में, दोबारा समझो ना कि भाई वॉल्यूम अगर डबल करा तो कंसंट्रेशन कैसी हो जाएगी, हाफ, कैसी हो जाएगी, तो हाफ कर दो जरा इसको, के कंसंट्रेशन ए बाय 2 की पावर कितना हो जाएगा, एक्स। इक्वेशन नंबर 1, इक्वेशन नंबर क्या हो जाएगा, 2, बना सकते हैं ऐसे, बोलो हाँ है ना, नहीं आया समझ में। और इन दोनों को डिवाइड कर दो जरा, डिवाइड इक्वेशन नंबर 1 बाय 2, तो 8 से 8 कैंसिल हो जाएगा ये सोनो, तो यहाँ पे तो 2 ही बचेगा आपका एज इट इज, और ये 2 की पावर कितना, ये 2 की पावर कितना हो जाएगा 1 इक्वल टू, के से के कैंसिल हुआ, ए से ए भी कैंसिल हो जाएगा, और ये बनेगा आपका 2 की पावर कितना बेटा, x। बेस से में पावर कंपेयर कर सकते हैं, यस और नो। x इक्वल टू कितना आ जाएगा 1, और ये 1 सिग्निफाई करेगा इसका ऑर्डर। नहीं आया समझ में, बोलो हाँ है ना, अरे यस और नो। मैथ खतरनाक, क्लियर है, हाँ वो थोड़े बहुत ऊपर नीचे में ही तो गलत हो रहा, और बाकी तो ले ही आती इसका आंसर 1 तो। क्वेश्चन नंबर 12 होमवर्क, 14 होमवर्क, 14 होमवर्क, 16 होमवर्क, हाँ, और बाकी कल क्वेश्चन ही चलते रहेंगे अभी, क्योंकि अभी ये थोड़ा सा कल पढ़ाया तो एलिमेंट्री और कॉम्प्लेक्स सेक्शन पढ़ा के मॉलिक्यूलरिटी और ऐड करेंगे बस। चलो सात्विक